औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो न्यू टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर कोर्स, वो है ऑन द थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई को हम उर्दू में रसद कहते हैं। सो बेसिकली सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, it refers to various quantities offered, various quantities of goods offered for sale at certain price in a particular time period is called supply. सप्लाई में वही दो चीज़ें शराइत होंगी कि फर्स्ट उस प्रोड्यूसर की विलिंगनेस होगी प्लस एबिलिटी ऑफ द सेलर होगी कि वो उस ख़ास प्रोडक्ट को या एक कमोडिटी को, अशिया को एक ख़ास प्राइस, एक सर्टेन प्राइस पे या मुख्तलिफ प्राइसेस पे इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसको सेल आउट करें, तो हम इसको सप्लाई कहते हैं। इसके अलावा सप्लाई को फिर दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और सेकंड जो है वो है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल्स मीन इनफरादी, जब हम सिंगल सेलर की बात करते हैं कि वो एक सर्टेन प्राइस पे एक ख़ास टाइम पीरियड में जो प्रोडक्ट सेल आउट करता है इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर, वो इंडिविजुअल सप्लाई कहलाएगी। मार्केट सप्लाई चूँकि मंडी की बात हो रही है, सो जब मुख्तलिफ सेलर्स एक ख़ास कमोडिटी को मार्केट में एक ख़ास प्राइस पे या डिफरेंट प्राइसेस पे सेल आउट करते हैं, तो उन सब की जो रसद होगी उनको मार्केट सप्लाई कहा जाएगा। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है कि सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल एट अ सर्टेन प्राइस। जब आप एक चीज़ को सेल करते हैं ख़ास प्राइस पे, तो वो सप्लाई या रसद कहलाएगी। सेकंड जो है वो है स्टॉक, माने ज़ख़ीरा। It is the amount of product which is available with seller but no one has offered any price on such commodity. देखिए, सप्लाई सेल आउट है, मीन्स अब जब आप एक चीज़ को सेल करते हैं तो ज़ाहिरी बात है उसकी एक ख़ास प्राइस होगी और उस ख़ास प्राइस पे वो प्रोड्यूसर विलिंग होगा कि वो उस चीज़ से प्रोडक्ट को से मतलब प्रॉफिट हासिल कर ले। सेकंड जो है स्टॉक है। स्टॉक वो अमाउंट हो जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुआ होता है, प्रोड्यूसर ने उसको प्रोड्यूस किया होता है लेकिन वो उसको सेल आउट नहीं करता, या बट नो वन हैज़ ऑफर्ड एनी प्राइस ऑन सच कमोडिटी, तो वो क्या कहलाएगी? स्टॉक कहलाएगा। ओके, अब आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ।
इसको हम उर्दू में कहते हैं कानून रसद, और लॉ ऑफ डिमांड को हम उर्दू में क्या कहेंगे? कानून तलब। वही डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव होगा। सब डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा था कि प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा और वाइस वर्सा सिचुएशन होगी। इन केस ऑफ सप्लाई ये बिल्कुल डिमांड से अलग होगा, उल्टा होगा या अपोजिट केस होगा। सो डिफाइन करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट when price of a commodity increases, its supply also increases or vice versa। means other things remaining constant स्टेटमेंट्स को फिलहाल छोड़ दें, दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि जब भी प्राइस इंक्रीज़ होगा एक ख़ास कमोडिटी का, सो ज़ाहिर बात है जितना प्राइस इंक्रीज़ होगा तो उसमें उस प्रोड्यूसर के लिए मुनाफा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट की सप्लाई या रसद करेगा। इसका इन्वर्स केस क्या होगा? व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर ऑल्सो डिक्रीजेस, ड्यू टू विच सप्लाई विल डिक्रीज। सो देखें यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप हो रहा है? एक डायरेक्ट या एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। टेबल से इसकी वजाहत करते हैं। एक साइड पे हम एक प्रोडक्ट की प्राइस लेंगे, दूसरे साइड पे हम QS मीन्स क्वांटिटी सप्लाई लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज़ है और उस पर एक प्रोड्यूसर 100 यूनिट्स सप्लाई कर रहा है। अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए, 20 रुपीज़ हो जाए, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, सो क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहे 200 हो गई। सिमिलरली प्राइस अगर 30 हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप देख लें, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा। डायग्राम से वजाहत करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई लेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस लेंगे। ये ओरिजिन 0, 10 का डिफरेंस ले लें, 10, 20, 30। यहाँ पे 100 का डिफरेंस ले लें, 100, 200, 300। देखें व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी? 100। एक डॉट 20 पे 200 और 30 पे 300। सब पॉइंट्स को कंबाइन कर लें, एक पॉजिटिव स्लोप बन रहा है। इस पॉजिटिव स्लोप को हम क्या कहते हैं? सप्लाई कर्व या उर्दू में खते रसद। देयर आर फ्यू assumptions ऑफ द लॉ। assumptions हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास अदर फैक्टर्स हैं वो assumptions होंगी, और इन फैक्टर्स को हम लॉ ऑफ सप्लाई में कांस्टेंट रखेंगे। मींस कि जब हम लॉ ऑफ सप्लाई डिफाइन करेंगे तो जितने भी और फैक्टर्स होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, और सिर्फ प्राइस का जो इफ़ेक्ट है वो क्वांटिटी सप्लाई पे आएगा, सिर्फ हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। अब ये assumptions कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। अगर हमारे पास प्राइस कांस्टेंट हो, सो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स या नंबर ऑफ सेलर्स अगर ज़्यादा हो जाएं तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सो ये सप्लाई इस सप्लाई में जो इंक्रीज़ आया है ये किस वजह से आया है? ये सेलर नंबर ऑफ सेलर्स की वजह से आया है। यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट है।
देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मोबाइल कंपनीज़ हैं, नोकिया ले लें एंड एप्पल ले लें, ये भी 10 मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में सप्लाई कर रहा है, एप्पल भी 10 मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में सप्लाई कर रहा है एक ख़ास प्राइस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस 100 रुपीज़ है। सो टोटल यहाँ पे सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 20 है। अब एक नई कंपनी आ गई है, एक न्यू फर्म ने इस मार्केट को एंटर, मोबाइल फ़ोन्स के मार्केट को एंटर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यू मोबाइल है, वो क्या कर रहे हैं, वो 5 मोबाइल फ़ोन्स प्रोड्यूस कर रहा है और फिर उसको सेल आउट कर रहा है मार्केट में एट सेम प्राइस ऑफ 100। सो हमारे यहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी हुई है, 20 + 5 25। सो ये 25 जो इंक्रीज़ आया है क्वांटिटी सप्लाई में, ये किस वजह से आया है कि एक न्यू कंपनी ने उस मार्केट को एंटर किया है, मींस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर में इजाफा हुआ है या नंबर ऑफ सेलर्स में इजाफा हुआ है, वाइल यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। सेकंड assumption है कीपिंग टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी को भी हम यहाँ पे साकिन या कांस्टेंट रखेंगे, बिकॉज डे बाय डे न्यू मशीनरी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है और वो पिछले वाली टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एफिशिएंट होती है। मींस फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन है, वो 1 घंटे में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओल्ड मशीन है, 2010 की मशीन कह लें। अब प्रोड्यूसर ने क्या किया है कि 2020 में नई अपडेटेड मशीन ख़रीदी है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, और वो वही 1 घंटे में 300 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये 200 का जो इजाफा आया है सप्लाई में, ये किस वजह से आया, ये प्राइस की वजह से तो नहीं आया क्योंकि प्राइसेस तो यहाँ पे कांस्टेंट है। ये इजाफा जो हुआ है ये उस टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। सो ये भी टेक्नोलॉजी को भी हम एजम्पशंस में काउंट करते हैं और इसको भी लॉ ऑफ सप्लाई में हम कांस्टेंट रखेंगे। इसके अलावा इनपुट प्राइसेस, देखिए इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, या आमिलीन पैदाइश भी इसको कहते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड को जो रिवॉर्ड मिलता है वो रेंट की फॉर्म में होगा, लेबर को वेजेस की फॉर्म में, कैपिटल को इंटरेस्ट रेट और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलता है। अब अगर इन इनपुट प्राइसेस में इजाफा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेंट बढ़ जाए, लेबर मोर वेजेस की डिमांड करे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, फाइनली उस प्रोडक्ट की प्राइसेस पे भी, उस प्रोडक्ट की प्राइसेस में भी चेंजेस आएंगी, क्योंकि कॉस्ट जो है ये उस फाइनल प्राइस में इनकॉर्पोरेट होगा। सो अगर इसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई पे कोई चेंजेस आती हैं, सो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनल प्राइस है, बिकॉज ये चेंजेस जो आई हैं ये इन 4 आमिलीन पैदाइश की वजह से, इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आई हैं। सो इसको भी हम साकिन रखते हैं। नाउ मूवमेंट इन सप्लाई। मूवमेंट इन सप्लाई, जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है ड्यू टू प्राइस, तो इसको हम क्या कहेंगे, मूवमेंट इन सप्लाई। बेसिकली ये 2 टाइप्स हैं, एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई से मुराद है when quantity supply increases due to increase in price
is called extension in supply. When quantity supply decreases due to decrease in price is called contraction of supply. For example, यहाँ पे प्राइस लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई, एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज़ हो, 100 सप्लाई करते हैं, प्राइस बढ़ जाए 20 हो जाए, सप्लाई बढ़ जाएगी. ग्राफिकली देख लें, क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस, ये जो स्लोप बनेगा ये पॉजिटिव स्लोप बनेगा, ये सप्लाई कर्व है. देखें 10, 100, 20, 200. प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. सो जब हम यहाँ से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाएंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन सप्लाई. वाइल अगर हम बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जाएंगे, मीन्स हम 200 से बैकवर्ड्स 100 की तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. देयर आर टू शिफ्ट फैक्टर्स ऑफ सप्लाई कर्व. एक हम कहते हैं राइज इन सप्लाई एंड सेकंड है फॉल इन सप्लाई. बट याद रहे, जब भी हम शिफ्ट फैक्टर की बात करेंगे, सो इट मीन्स दैट व्हेन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस not because of price but due to other factors is called the shift factor of supply curve. So simple है, rise in supply क्या होगा, when quantity supply increases not because of price but due to the other factors. और अदर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जितने भी हमने एजम्पशंस पढ़े हैं इससे पहले, वो सब अदर फैक्टर्स में काउंट होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस. सो दैट इज कॉल्ड राइज इन सप्लाई. व्हाइल दैट ऑफ फॉल इन सप्लाई, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस इज कॉल्ड फॉल इन सप्लाई. अब टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल, यहाँ पे प्राइस ऑफ अ गुड लेंगे. एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि आइसक्रीम की एग्ज़ाम्पल ले लें, और अदर फैक्टर्स में वेदर कंडीशंस काउंट कर लें. प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई, X मीन्स ये ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई होगी. इसके बाद S1 समर कंडीशंस के लिए सप्लाई एंड S2 फॉर विंटर कंडीशंस. देख लें, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 30 हो, सो ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई उस प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स होगी. प्राइस रिड्यूस हो गई, सो क्वांटिटी सप्लाई भी रिड्यूस होगी. जब प्राइस 10 हो, सो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 60. रिलेशनशिप देख लें, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है और साथ साथ ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है. बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑफ लो प्रॉफिट्स. जितनी प्राइस कम होगी उतनी ही प्रॉफिट्स लो होगी फॉर द प्रोड्यूसर, सो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी. अब समर कंडीशंस में देख लें, वही प्राइस है 30 रुपीज़, सो समर में सप्लाई है वो ज़्यादा होगी, 120, 100, 80. वही रिलेशनशिप है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, समर में भी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ आइसक्रीम वो भी डिक्रीज़ होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई से स्टिल ज़्यादा होगा. विंटर कंडीशंस को देख लें, 80 ले लें, 60 ले लें, 40 ले लें. वही रिलेशनशिप है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी
सप्लाई ऑफ आइसक्रीम इन विंटर वो भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो समर से भी कम है क्वांटिटी और ओरिजिनल से भी कम है। नाउ डायग्राम से वजाहत करते हैं। दो एक्सेस लेंगे, वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाई, वर्टिकल एक्सेस पे प्राइस। ये ओरिजिन 0, 10, 20, 30, 10 का डिफरेंस ले लें। यहाँ पे 20 का डिफरेंस ले लें, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब देख लें, सबसे पहले आप ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई QSX को प्लॉट कर लें। जब प्राइस 30 हो सो सप्लाई कितनी होगी 100 यूनिट्स, 20 पे 80, 10 पे 60। ज्वाइन कर लें सब पॉइंट्स को। सो एक अपवर्ड स्लोपिंग, एक पॉजिटिव स्लोप सप्लाई कर्व बन रहा है। इसके बाद फॉर समर कंडीशंस देख लें। प्राइस 30 है पे 120, 20 पे 100, 10 पे 80। कंबाइन कर लें, पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, दैट इज़ फॉर समर कंडीशंस। सो देखिए समर कंडीशंस में जब हम राइट वर्ड जानते हैं हमारा सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। सो मीन्स सप्लाई ज़्यादा होगी। फॉर विंटर कंडीशंस 30 प्राइस पे S2 फर्स्ट ऑफ ऑल 80 है, प्लॉट कर लें। 20 पे 60 एंड 10 पे 40। ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स, ये S2 फॉर विंटर कंडीशंस वो भी पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, लेकिन जब हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे मीन्स सप्लाई में कमी आ रही है, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू द अदर फैक्टर्स विच इज द वेदर conditions. Our last topic is factor shifting supply curve or determinants of supply curve. जितने भी हमारे पास assumptions हैं वो क्या होंगी, shift factors of supply curve होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी हमने assumptions में डिस्कस किया है, नंबर ऑफ सेलर्स या प्रोड्यूसर्स, मीन्स नंबर ऑफ सेलर्स में इजाफा होगा सो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी इररिस्पेक्टिव टू द चेंज इन प्राइस। सो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा सप्लाई कर्व में। Similarly, when number of sellers decreases, quantity supply will decrease irrespective to the change in price, and there will be a leftward shift in supply curve. Means यहाँ पे price, यहाँ पे quantity supply, ये original supply curve है। सो अगर नंबर ऑफ सप्लायर ज़्यादा होंगे सो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, सो हम एक राइटवर्ड शिफ्ट आएगा सप्लाई में। अगर नंबर ऑफ सेलर्स कम होंगे क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी इररिस्पेक्टिव टू द प्राइस, सो एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगी सप्लाई कर्व में। नाउ सेकंड इज टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी, सो क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज विथ इररिस्पेक्टिव टू द चेंज इन प्राइस, सो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इफ देयर इज डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पुअर होगी, इम्प्रूव नहीं होगी,
सो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी एंड देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. सिमिलरली थर्ड पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस. मीन्स प्रिडिक्ट करना. अगर प्रोड्यूसर्स प्रिडिक्ट कर ले, एक्सपेक्ट कर ले कि फ्यूचर में उस ख़ास प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, कम होने वाली है, तो वो प्रोड्यूसर्स करंटली उस प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ा देगा. सो ये सप्लाई में जो इंक्रीज आया है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द करंट प्राइसेस, बल्कि उसकी फ्यूचर प्रिडिक्शन या एक्सपेक्टेशंस की वजह से उसमें चेंजेस आई हैं. सो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट आएगा सप्लाई कर्व में. और इस वाइस वर्सा सिचुएशंस मीन्स अगर सप्लायर प्रेडिक्ट कर ले कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगी, सो वो करंटली क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक कर लेगा, तो करंटली क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और वो क्वांटिटी सप्लाई जो डिक्रीज होगी वो इर्रिस्पेक्टिव होगी उसकी करंट प्राइसेस की. तो दैट इज़ वाई उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा. इसके बाद है वेदर कंडीशन. ऑलरेडी हमने डायग्राम्स में भी एक्सप्लेन किया है कि अगर वेदर कंडीशंस फेवरेबल होंगी सो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी एंड दिस विल गिव अस अ राइटवर्ड शिफ्ट. अगर वेदर कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी सो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी एंड दिस विल गिव अस लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व.